तो IIT JEE Advanced 2022 क्वेश्चन पेपर 1. तो वन ऑफ द क्वेश्चंस इज, ये सर्किट दे रखा है, एक 6 वोल्ट की बैटरी इधर है, एक 2 वोल्ट की बैटरी इधर है, एक कैपेसिटर, ये सिर्फ डराने के लिए ऐसा फिगर बना रखा है. चार अलग अलग कैपेसिटर्स हैं. C1 इज 12, C2 C3 इज 4. 12 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, एंड ये दोनों 2 माइक्रोफैरेड. ये C3 है. अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि C3 के ऊपर कितना चार्ज होगा. लाइक ऐसे फिगर ऐसे बना रखा है जैसे हो सकता है आदमी घबरा जाए. बट देखा जाए तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर पैरेलल में, ये भी उसके पैरेलल में, ये भी उसके पैरेलल में. तो यानी ये 4 कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल है, और एक कैपेसिटर ये है सीरीज में इन चारों के, और ये सारी वैल्यू माइक्रोफैरेड में दे रखी है. और हमको पता क्या करना है, व्हाट इज द चार्ज हियर. तो आसान काम है, क्या करें, एक ऐसा लूप बना लें. यदि हम ऐसा लूप बना लें और इसको C3 कह रहे हैं, इसको C1 कह रहे हैं, तो लूप का मतलब है यहां से गए तो +6 वोल्ट. अब यहां हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल गए तो -Q1 अपॉन C1, और फिर यहां आए हायर से लोअर -Q3 अपॉन C3, और वापस यहां आ गए इक्वल टू 0. तो आई कुड हैव सॉल्व्ड इट, लेकिन मुझे Q1 नहीं मालूम, और Q1 भी पता करना है तो क्या करें, एक ये लूप बना लीजिए. बड़े वाले लूप में क्या होगा, +6 वोल्ट -Q1 अपॉन C1 -2 वोल्ट इज इक्वल टू 0. और C1 दे रखा है, क्या दे रखा है, 12 माइक्रोफैरेड. नतीजा Q1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 4 वोल्ट, और दिस इंप्लाइड Q1 इज 48 माइक्रोकूलम. अब ये 48 माइक्रोकूलम हो गया. ये C1 12 है, तो 48 बटा 12 4, 6 -4 2, और ये कितना है वैल्यू C3 की, 4. ये 2 4, Q3 कितना हो गया, Q3 इज इक्वल टू 8 माइक्रो. ट्रिक क्या है? ट्रिक ये सिर्फ इतनी सी है कि यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट क्विकली. एक दूसरा काम और कर सकते थे, वो क्या, इन चारों कैपेसिटेंस का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालते प्लस पैरेलल में, और फिर कहते ये दोनों इसके सीरीज में है कि ये 12 वाला है, और ये 2 और 2 4 और 4 8 और 4 12 का ये. उससे क्या होता, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, टाइम ज्यादा लगता है ना. हमने स्ट्रिक्ट लूप में लेके इसको क्विकली सॉल्व कर लिया. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसा पहले भी हमने बात की है कि नॉट ओनली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जल्दी से करना है और सही करना है. ये बोलते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, बीच में डाइलेक्ट्रिक लगा रखा है, दोनों के बीच की दूरी d है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और इसको एक बैटरी से लगा रखा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है. ऑल दिस इज गिवन. अब क्या है सवाल? सवाल ये है कि वोल्टेज यही मेंटेन करते हुए इन प्लेट्स को मैं दूर ले जाता हूं. कैसे? सो दैट ये डिस्टेंस d था, ये डिस्टेंस d/2 है, और ये डिस्टेंस भी d/2 है. ये डायरेक्ट कांस्टेंट है.
तो दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी डबल कर दी और बीच में ये है। और ये प्रॉब्लम हम एक बार पहले कर चुके हैं कि पोजीशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक बीच में कहां है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ये सवाल है। बोले यहां से यहां जाने में ये बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2k। नो, यहां से यहां जाने में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और डाइलेक्ट्रिक की वजह से एक k का फैक्टर है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है V/2D और एक k का फैक्टर है। इस रीजन के अंदर डाइलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो यहां से यहां जाने में डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। कितनी कम हो गई? बाय अ फैक्टर 2। लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला होता अंदर, बोले पहले सिर्फ ये प्लेट है, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक डाला और एक्सपैंड कर दिया तो चेंज हो जाती। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द कैपेसिटेंस इज डिक्रीज बाय अ सर्टेन फैक्टर। इसका कैपेसिटेंस कितना है? K एप्सिलॉन 0 A जो भी एरिया है अपॉन D। और ये क्या हो गए? ये दो कैपेसिटेंसेस हो गए सीरीज में। एक का कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन 0 1 अपॉन, तो C इफेक्टिव इज इक्वल टू दिस, प्लस दूसरा इज D अपॉन K एप्सिलॉन 0 A। सो C इफेक्टिव इज इक्वल टू K plus 1 upon K the capacitance is decreased by a factor of this। तो पहले कैपेसिटेंस कितना था? पहले कैपेसिटेंस इतना था, अब कैपेसिटेंस कितना हो गया? इतना। तो किस फैक्टर से कम हुआ? इस फैक्टर से कैपेसिटेंस कम हो गया। The voltage between the capacitor plates is increased। Now voltage between the capacitor plates तो increase नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वोल्टेज तो फिक्स है, बैटरी लगा रखी है। So that's not correct। The work done in the process does not depend upon this dielectric material। अब इस प्रोसेस में जो टोटल वर्क डन किया गया है वो बोले वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। You have to calculate the total change in the energy and the work done, and the answer is dielectric material पर डिपेंड करता है। I'm leaving that here। So from 2022 एक हेक्सागन दे रखा है, यहां पर सिमेट्रिक पोजीशंस में यहां चार्ज है Q Q Q Q Q और X, और ये जो डिस्टेंस है साइज ये भी दे रखी है A, यानी दिस इज ऑल्सो A ऑब्वियसली। अब ये बोलते हैं कि सेंटर से इसको जब मैं ज्वाइन करता हूं तो ये जो साइड है इस डिस्टेंस को बाइसेक्ट करती है, तो इनडायरेक्टली ये दे दिया कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। और चूंकि ये A है, हेक्सागन है रेगुलर, ये भी A है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? A cos 30 डिग्री। सो दिस डिस्टेंस इज √3/2A। अभी पूछते हैं which of the following statements are correct। When x is equal to E at origin is 0। बोले यदि ये x क्यू के बराबर है
तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। द आंसर इज यस, कंप्लीटली सिमेट्रिक पोजीशन है। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड काट देगा, ये इसकी कैंसिल कर देगा, ये इसकी कैंसिल कर देगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। When x is equal to minus q, magnitude of the electric field इतना है। यदि x माइनस q है तो ये तो कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो जाएगी। और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है √3/2, सो दिस डिस्टेंस इज √3। सो एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई? एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुई q डिवाइडेड बाय 4πε0 √3 स्क्वायर। क्यों? √3/2, सो दिस इज √3। और दूसरी की वजह से कितनी हुई? एग्जैक्टली द सेम। सो दिस बिकम्स √3 स्क्वायर, 3a स्क्वायर 12। दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ये माइनस q है तो। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज if x is equal to 2q, बोले ये यदि 2q है तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है बाबा, और इन सब की डिस्टेंसेस सेम है। और कितनी है सबकी डिस्टेंसेस? हम कैलकुलेट कर चुके हैं सबकी डिस्टेंसेस। तो कितना हो गया? पोटेंशियल हो गया 1 2 3 4 5 6 7, सो 7q अपॉन 4πε0। डिस्टेंस कितना है? √3। And the last is when x is equal to minus 3q, then what is the value of the potential at 2? ये minus 3q है, तो यह पोटेंशियल कितना होगा? 1 2 3 4 5 minus 3q, ये 7 की जगह 2q, nothing else changes. It's a very simple question. 2022 का जो सेकेंड क्वेश्चन पेपर है, we'll now go to that. ये भी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2022 की प्रॉब्लम्स हैं। ये दे रखा है कि एक हेमिस्फियरिकल बॉडी है, उसके बेस पे यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, और इसके नीचे एक कॉनिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है। और पूछा यह गया है कि कॉनिकल सरफेस जो है, ये कर्व सरफेस जो है, इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा, एंड इट इज गिवन दैट द फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट इज NQ अपॉन 6ε0। n की वैल्यू पता करनी। कंसिडर अ स्फीयर, और स्फीयर का एक सेंटर में ये सरफेस ले लो, और यहां पर यदि मेरे पास चार्ज Q रखा हुआ है तो ऊपर से कितना फ्लक्स जाएगा और नीचे से कितना फ्लक्स जाएगा? सिमेट्री की वजह से जाहिर है कि टोटल फ्लक्स इज Q अपॉन ε0। सो ऊपर से जाएगा Q अपॉन 2ε0, नीचे से जाएगा Q अपॉन 2ε0। और इसकी जगह मैं कॉनिकल कर लूं तो क्या फर्क पड़ता है? मेरा सॉलिड एंगल तो बदला ही नहीं। सो द आंसर इज Q अपॉन 2ε0। सो द वैल्यू ऑफ n शुड बी 3। इनफैक्ट सॉलिड एंगल में से कितना फ्लक्स जाएगा ये हम पहले भी एक बार कैलकुलेट कर चुके हैं, और आपके रेडी रेफरेंस के लिए बता दूं, दिस वाज इन EM 202 P01 at about 7 minutes 45 seconds or so. It's a straightforward आसान सी प्रॉब्लम है। This is a very interesting problem. एक स्फीयर है जिसका रेडियस दे रखा है RA, एंड RA यूनिट्स कुछ नहीं लिखे, बोले RA इज इक्वल टू 1, और इसके अंदर कुछ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दे रखी है सच दैट द चार्ज डेंसिटी इज सम कांस्टेंट इनटू R। और बाहर एक और स्फीयर है, उसका शायद दे रखा है B या RB, और यहां भी चार्ज डेंसिटी दे रखी है B के इस एरिया के अंदर, ये A के अंदर है, एंड दिस चार्ज डेंसिटी इज K अपॉन R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, 2K अपॉन R।
You could immediately ask, sir, ऐसे कैसे हो सकता है? Obviously, k की dimensions, all the dimensions are absorbed in the constant. So it is given in the problem. Don't worry about dimensions. अब ये जो दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं, उसके बाद ये सवाल ये पूछता है, RA तो दे रखा है 1 है, RB की अलग अलग वैल्यू के ऊपर ये बोले यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यहां कितनी है, यहां कितनी है, वगैरह वगैरह. तो गॉसेस लॉ से मैं कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकता हूं. ये हमेशा याद रखना है कि चूंकि ये सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है, तो आउटर वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी. यानी इन चार्जेस की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी. तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ इस चार्ज की वजह से होगी. तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पहले एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल लेता हूं, उसके बाद पढ़ेंगे आगे क्या क्या करना है. तो यहां क्या है? चार्ज डेंसिटी इज kr. As a result, the total charge enclosed in this will be kr 4 pi r square dr 0 to r, and the maximum value is Ra, क्योंकि उसके बाद चार्ज डेंसिटी वेरी करने लगती है. सो ये टोटल चार्ज हो गया यहां से यहां तक, एंड टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर. ये आर अंदर नहीं जाएगा क्योंकि इंटीग्रेट हम किस पे कर रहे हैं? आर कर तो रहे हैं आर के ऊपर इंटीग्रेट, बट हकीकत में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं टोटल चार्ज पता करने के लिए. और टोटल चार्ज कहां तक पता कर रहे हैं? आर तक. और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? So 4 pi, so this quantity gives me k r cube dr, so r to the power of 4 by 4, so k upon 4 epsilon 0 r square is the value of the electric field at any point from here to here. So for 0 is less than r is less than Ra. Now we calculate what is the electric field between these two. इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? टोटल पहली वाले की वजह से तो चार्ज होगा kr 4 pi r square dr integral 0 to Ra. So this becomes the total charge inside my A. 4 pi k r cube Ra बटा 4. This is the total charge inside this sphere. और यहां पर किसी भी डिस्टेंस r के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए q up to this distance r will be k upon r Ra to r. ठीक है, ये देगा आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर आर ए स्क्वायर बाई 2. और बिल्कुल ही बाहर आ जाए यहां पर, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? टोटल चार्ज क्यू बी कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, और टोटल चार्ज क्यू बी कैलकुलेट करते हुए मैं करूंगा आर ए टू आर बी. सो द चार्ज विल बिकम दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. क्यों? क्योंकि यहां पर एक माइनस साइन है. माइनस साइन है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? माइनस साइन है, इससे यह फर्क पड़ेगा कि टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर ए इज इतना, एंड चार्ज इनसाइड द स्फीयर बी इज इतना. ए को हटा दो, और उसके बाहर कहीं पे भी अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो. ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं? ये बोलता है if RB is equal to root 3 by 2, then the electric field is 0 everywhere outside B. तो आउटसाइड B जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस चार्ज की वजह से होगी? इस चार्ज की वजह से प्लस उस चार्ज की वजह से. तो दोनों चार्ज की वजह से मिला के टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? चार्ज को जोड़ दें पहले. 4 पाई के बाहर आ गया, Ra 4
आरबी के लिए क्या कहते हैं, आर ए की वैल्यू तो 1 है, दे रखी है, और आरबी के लिए कहते हैं √3/2. सो आरबी स्क्वायर गिव्स मी 3/2 and there is another half minus half because RA is equal to. So the question is, this is plus 3/4 plus 4, पॉजिटिव आया, तो ये जीरो नहीं है, और जीरो नहीं है मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कम से कम इस आर की वैल्यू के लिए. यदि आरबी की वैल्यू 3/2 है तो क्या होगा? अब मुद्दे की बात क्या है, जब भी आप बी के बाहर की बात करना चाह रहे हैं, आउटसाइड दिस, तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंसिटी. एक और गड़बड़ किया हमने, यहां 2 नहीं लगाया, तो एक ये 2 का फैक्टर और आएगा यहां पर, और ये 2 के फैक्टर की जगह ये भी 8πk हो जाएगा, और ये भी 8πk हो जाएगा, और ये 8πk हो जाएगा. तो अब बी के बाहर के लिए टोटल चार्ज कितना होगा भाई, सॉरी अबाउट दिस, तो ये हो जाएगा 4πk अपॉन 4, वो तो QA रहा, RA की वैल्यू 1 है, प्लस 8πk RB स्क्वायर अपॉन 2 √3/2, सो 3/2 अपॉन 2 minus 1 upon 2. So this is the total charge enclosed. I hope I haven't goofed up again. 3/4 minus half is 1/4, and 1/4 gives me 2πk, and this is πk, so it is net positive. दूसरा केस क्या था, RB is equal to 3/2. Then what is the value of the potential? So RB is equal to 3/2, तो टोटल चार्ज तो पता करने के लिए ये हो जाएगा 9/4. ये टोटल चार्ज हो गया, और ये टोटल चार्ज हो गया आपका QA plus QB. Then the potential will be 1/4πε0 QA plus QB upon R anywhere outside. So this is 9/8 minus 4/8. So 5/8, 5πk, 4πk, 9πk, वो भी जीरो नहीं है, 9πk कुछ आता है, वैल्यू जो भी दे. इसी प्रकार अलग अलग वैल्यू ऑफ आरबी के ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आपको निकालना है इन डिस्टेंस. मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमने यहां पे निकाल लिया, यहां पे निकाल लिया, यहां पे निकाल लिया जनरल एक्सप्रेशन. एज अ रिजल्ट यू कैन डू इट फॉर एनी पॉइंट. सो द प्रॉब्लम इज, एक डिस्क दे रखी है XY प्लेन में, ये Z एक्सिस है, और इस डिस्क के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा. तो एक डिस्क के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसकी वजह से Z एक्सिस पे पोटेंशियल क्या होता है, ये भी हम 101 या 102 में कहीं पे ये सॉल्व कर रखा है, एंड दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल. अब ये बोलता है कि Z0 दूरी पर एक चार्ज रखा हमने Q. इस Q को क्या होगा, तो इस पोटेंशियल की वजह से यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में पता कर सकता हूं इन द Z डायरेक्शन इज माइनस del V by del Z. और बोले इन एडिशन टू दिस फोर्स बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस Q के ऊपर एक और फोर्स लग रहा है किसी और वजह से, वो फोर्स दे रखा है ये, एंड माइनस मीन्स इट इज इन दिस डायरेक्शन, और दे रखा है C इज पॉजिटिव, तो इत्तेफाकन ये इधर नहीं होगा. अब सवाल यह है कि इस Q को क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ओरिजिन पे आएगा, व्हाट विल हैपन. सो दैट विल डिपेंड अपॉन सर्टेन रिलेशन बिटवीन इसका और C का, इनका मैग्नीट्यूड कितना है. तो EZ तो पता कर ही सकते हैं हम. EZ कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2ε0 हाफ 1/r² प्लस Z² हाफ इंटू 2Z, और इसको डिफ्रेंशिएट किया तो -1, और ये माइनस साइन भी तो चाहिए.
So this Ez gives me sigma upon 2 epsilon 0 1 minus z upon yes. And this also tells me कि जैसे जैसे z बढ़ेगा इस क्वांटिटी को क्या होगा, इसको मैं नीचे ले आता हूं z स्क्वायर, जैसे जैसे z बढ़ेगा ये कम होता जाएगा, ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और ये क्वांटिटी कम हो जाएगी. सो एज z increases Ez decreases. वो तो स्वाभाविक भी है. Now the statements in the question are beta is equal to 2 बोले ये बीटा है और बीटा की वैल्यू दे रखी है और फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ बीटा सवाल ये है कि ये चार्ज ऊपर आएगा या नीचे. आसान बात है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने z कंपोनेंट में कैलकुलेट कर ली तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, ये फोर्स दे रखा है. So the total force will be force in the positive z direction will be sigma upon 2 epsilon 0 q because उसका चार्ज दे रखा है q 1 minus c क्योंकि minus c is the force per constant force which is in the negative direction. अब हम सिर्फ ये z डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, ये वेक्टर की यहां जरूरत नहीं है. तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए, इस q को इक्विलिब्रियम होने के लिए मैं ये डिमांड करूंगा कि फोर्स बराबर 0 है और फोर्स बराबर 0 है मतलब दिस क्वांटिटी इज c which means this is 2c epsilon 0 upon q sigma. ये सब हट जाएगा और ये जो है इसी को तो यहां बीटा है. तो वी कैन सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ z फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ z q इज इन इक्विलिब्रियम. तो ये बीटा की वैल्यू इन्होंने इनिशियली दे रखी है. से फॉर इंस्टेंस अलग अलग कई केसेस दे रखे हैं, बीटा की वैल्यू 1/4 है. तो यदि बीटा की वैल्यू 1/4 है तो वी डिमांड दैट वो 1/4 3/4. सॉल्व फॉर z 1.18 or something r. I don't remember this. You'll have to solve for this. Solve for z and that will give you the equilibrium position. Now the question is, बीटा की वैल्यू यदि 1/4 दे रखी है, यानी हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी और वो कांस्टेंट फोर्स जो है c इनके बीच का आपस का रिलेशन दे रखा है, तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि इस चार्ज को क्या होगा. मान लीजिए ये 1.18 आ रहा है. ऐसी स्थिति में ये इक्विलिब्रियम पे है. यदि z इससे ज्यादा होगा तो नीचे लगने वाला फोर्स तो उतना ही होगा, लेकिन ऊपर लगने वाला फोर्स और कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई. तो यदि z की वैल्यू इस इक्विलिब्रियम से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में तो यह चार्ज पार्टिकल नेसेसरीली यहां आ जाएगा, है ना. तो इसी तरह के अलग अलग उसके अंदर एग्जांपल दे रखे हैं, कंडीशंस दे रखी है. बीटा इज इक्वल टू 1/4, z0 की वैल्यू 25/7 r है. 25/7 r है मतलब z0 यहां पर कहीं पर है, व्हाटएवर, इक्विलिब्रियम पोजीशन से बहुत ऊपर है ना. तो इट विल नेसेसरीली कम बैक टू द ओरिजिन. If the value of z0 is 3/7 r, for beta is equal to 1 and z0 is 3/7 r, the particle, यदि z इसकी 3/7 r है, यहां पर है,
तो ऐसी स्थिति में तो यहां वाला जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स, वो इसके मुकाबले बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये Z इज इक्वल टू 3/7R और इक्विलिब्रियम तो यहां पर है, विच मीन्स इट विल गो, है ना। देन देयर इज अनदर केस विच सेज Z0 की वैल्यू R/√3 है, तो √3 is R/1.732, तो वो भी आएगा whatever 0.5 something. And the last option is interesting. It says beta की value is greater than 1 and Z0 is greater than 0. मतलब चार्ज पार्टिकल ऊपर है और यदि बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा है, ऐसी स्थिति में पार्टिकल को क्या होगा? यदि बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब ये क्वांटिटी 1 से ज्यादा है और ये क्वांटिटी नेसेसरीली 1 से कम है। एज अ रिजल्ट ये जो फोर्स है नीचे की तरफ लग रहा है, वो 1 से ज्यादा तभी हो सकती है फॉर एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग द सेम, सी की वैल्यू ज्यादा है। एज अ रिजल्ट जो फोर्स उसको नीचे लाने में लगा हुआ है वो हमेशा ज्यादा स्ट्रांग होगा एंड द पार्टिकल विल नेसेसरीली कम टू द ओरिजिन. So this was another problem from 2022, and maybe we can do one more problem in. So this is one question from again Joint Entrance Exam Advanced, but 2021. So this is what they call a STEM question की description दे दिया, उसके बाद 2 सवाल पूछे गए. बोलते हैं 2 पॉइंट चार्जेस हैं -Q और +Q. इनफैक्ट प्लस है बट +Q नहीं, +Q/3, +Q/√3. और दोनों के पोजीशन दे रखी हैं. दिस इज एट 0, 0 एट द ओरिजिन एंड दिस इज गिवन एज 2, 0. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. और ये बोलता है इन दोनों चार्जेस की वजह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है जो एक सर्कल है. तो याद रहे डायपोल के लिए तो इक्विपोटेंशियल कभी सर्कल बन ही नहीं सकता, लेकिन ये कंप्लीटली डायपोल नहीं है. क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस अलग अलग है, तो मोनोपोल का भी कंट्रीब्यूशन है. तो व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग, कि इन दोनों चार्ज की इन पोजीशंस की वजह से एक इक्विपोटेंशियल सर्कल बनता है ऑफ रेडियस r और उसका पोटेंशियल दे रखा है v इज इक्वल टू 0. ये बड़ी अच्छी बात है. और बोलता है वो इक्विपोटेंशियल सर्कल जो है उसका सेंटर है, सेंटर एट v0. और आपको r पता करना है और v पता करना है. अब इक्विपोटेंशियल सर्कल है, ये सब है, तो सेंटर एट v इज इक्वल टू 0 कहां ले? मान लो ये ले लिया मैंने b. Let me call this as B. और फिर यहां एक सर्कल बना दिया और इस सर्कल का रेडियस क्या है? R. यही दे रखा है ना प्रॉब्लम के अंदर कि सेंटर B है और इक्विपोटेंशियल सर्कल का रेडियस R है. तो यहां पे हर जगह पोटेंशियल 0 है, लेकिन कम से कम एक्स एक्सिस पे भी तो ये 2 पॉइंट काटेगा जहां पे पोटेंशियल 0 है. और हमको पता क्या करना है? B पता करना है और R पता करना है. This point is B. So what is the potential here? Potential due to -Q here is 1/4 pi epsilon 0 minus Q divided by this distance. और ये डिस्टेंस कितना है? B प्लस R. क्योंकि B तो हमने दे रखा है, मान लिया सेंटर है, प्लस 1/4 pi epsilon 0 प्लस Q/√3 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, है ना. तो ये डिस्टेंस कितना है? ये तो मेरा 2 है और ये यहां तक B था,
तो ये हो गया, इतना डिस्टेंस हो गया b माइनस 2 और फिर प्लस r। और ये सब मिला के 0 देने जाए चाहिए, क्यों? क्योंकि दे रखा है पोटेंशियल 0 है। इसी प्रकार एक इक्वेशन यहां के लिए लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस q डिवाइडेड बाय हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? b माइनस r प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन √3। ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है b माइनस 2 r माइनस b माइनस 2, क्योंकि ये r है और r में से ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये डिस्टेंस कितना है? b माइनस 2 दे रखा है। एंड दिस पोटेंशियल इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये दो इक्वेशंस हो गए, दो वेरिएबल्स हैं b और r। यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। करके देख लेते हैं एक मिनट इसको। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन हर जगह से गायब हो गया, doesn't bother us. q also doesn't bother us so much. So the first equation at the top becomes minus 1 upon b plus r plus 1 upon √3 b minus 2 plus r, और ये इक्वल टू करते हैं इसको। So this is b plus r is equal to √3 b minus 2 plus r। इसमें क्या हो जाएगा? वही √3 का फैक्टर इधर आ गया, ये सब गया q माइनस b माइनस r is equal to √3 r minus b plus 2। These are the two equations that you have solved for b and r.